26 अगस्त का वो खौफनाक दिन जिसने नेपाल को एक बार फिर से त्रासदी के साए में ढकेल दिया। कई परिवारों के घर मातम में पसरे हैं, कईयों को अपनों की तलाश है। रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त की सच्चाई यह है कि 472 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 1500 के करीब लोग अभी भी लापता हैं। इनमें 290 भारतीयों की तलाश भी जारी है। हालांकि इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने विदेशी रेस्क्यू टीमों की मदद को ही ठुकरा दिया है। लेकिन इन तमाम अपडेट्स के बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है जो कि सबके जहन में जिंदा है, बेचैनी को लगातार बढ़ा रहा है। वो ये कि क्या इस आपदा को रोका जा सकता था? क्या चीन ने पर्दे के पीछे से कोई खेल रचा? क्या वक्त रहते ही नेपाल को जानकारी नहीं दी गई? क्या साजिश है यह सब कुछ या फिर स्वाभाविक था? हमारे भाई नेपाल पर आई इस आपदा के मद्देनजर हम पूछेंगे कुछ सुरगते हुए सवाल। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नेपाल में अब तक क्या क्या हुआ? क्या चीन ने चेतावनी देने में चालबाजी दिखाई? क्या नेपाल आफत के पीछे चीन का हाथ? नेपाल में अचानक आई बाढ़ की वजह क्या? तो नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार की सुबह आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ समेत कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। बाढ़ और भूस्खलन से दोनों देशों में अब तक 470 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इनमें करीब 290 भारतीय भी शामिल हैं। अधिकतर वो हैं जो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहे थे। इस बीच नेपाल सरकार ने भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों की ओर से भेजी गई विदेशी रेस्क्यू टीमों की पेशकश को ही ठुकरा दिया है। सरकार का कहना है कि नेपाल की सेना और पुलिस खुद ही राहत बचाव अभियान संभालने में सक्षम है। कमाल का तर्क है ये, जो कि बालेन शाह की तरफ से दिया जा रहा है। खैर, नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक साल 2015 के भूकंप के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी रेस्क्यू टीमों के आने से बचाव अभियान के तालमेल में समस्याएं आ गई थी। इसी को देखते हुए इस बार विदेशी टीमों की जगह आर्थिक मदद लेने का फैसला लिया गया है। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। नेपाल में अब तक क्या क्या हुआ? बुधवार की सुबह नेपाल तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। इसके साथ ही बर्फ, चट्टान और मिट्टी का मलबा पहाड़ से नीचे की ओर आ गया और करीब 1.2 किलोमीटर तक फैल गया। मलबे के नदी में पहुंचते ही भोटेकोशी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया और नेपाल के कई इलाकों में बाढ़ आ गई और देखते ही देखते घर, इमारतें, सब कुछ तहस नहस हो गया, ढह गया। नेपाल की त्रिशूली नदी में आधे घंटे के भीतर ही पानी का स्तर 9 मीटर तक पहुंच गया, उससे ज्यादा बढ़ गया। पानी और मलबे का यह तेज बहाव करीब 170 किलोमीटर तक पहुंचा और 7 नेपाली जिलों को इसने प्रभावित किया। बाढ़ का असर सीमा पार तिब्बत के ग्योरोंग इलाके में भी दिखा। चीन के सरकारी चैनल के मुताबिक कुछ स्थानों पर सड़कें 2 मीटर से ज्यादा मिट्टी के नीचे धंस गई। अकेले नेपाल में ही कम से कम 469 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो गई है। हालांकि आंकड़ा बढ़ेगा, जबकि 977 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों में 517 विदेशी नागरिक, 45 नेपाली सेना के जवान और 41 नेपाल पुलिसकर्मी शामिल हैं। जबकि उससे सटे हुए तिब्बत में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 558 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों में 250 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इनकी संख्या कहीं कहीं पर 260-270 भी कही जा रही है। नेपाली सेना ने आपदा प्रभावित इलाकों में फंसे हुए 1024 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। बचाव दल अब भी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का जायजा लेने और टूटी हुई सड़कों और पुलों के कारण बाकी इलाकों से कट चुके लोगों तक पहुंचने में जुटे हैं। बाढ़ ने नेपाल में सिर्फ लोगों की जान ही नहीं ली, बल्कि देश की नई सरकार के लिए आर्थिक मुश्किलें भी, समस्याएं भी खड़ी कर दी हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था काफी हद तक विदेशी मदद, विदेशों में काम करने वाले नेपाली लोगों के भेजे हुए पैसे और चीन और भारत से आने वाले सामान पर निर्भर है। लेकिन बाढ़ के कारण नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बाढ़ से 80 पुल और करीब 40 किलोमीटर की पक्की सड़कें खराब हो चुकी हैं।
बाढ़ से प्रभावित इलाका चीन की सीमा के पास है। वहां की कई सड़कें और पुल भी चीन से सामान लाने और नेपाल से सामान भेजने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि चीन नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं बाढ़ के बाद करीब 90 अमेरिकी नागरिकों का भी अब तक पता नहीं चला है। रसुआ जिले में त्रिशूली हाइड्रो पावर प्लांट की सुरंग में फंसे हुए लोगों को भी बाहर निकालने के लिए नेपाली सेना रेस्क्यू की कोशिश में लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा लोग फंसे हैं। नेपाल में गुरुवार की रात भी लगभग 9:18 पर 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था और इसी के साथ नेपाल में एक और भारी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्या चीन ने चेतावनी देने में चालबाजी दिखाई? हाल ही में नेपाल में आए विनाशकारी सैलाब और बाढ़ के बाद चीन पर समय पर चेतावनी न देने के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद छिड़ गया है। नेपाल का दावा है कि चीन की सीमा से लगे हुए रसुआगढ़ी केरुंग के क्षेत्र की घटनाओं और अचानक आई बाढ़ की जानकारी चीन ने समय रहते हुए नेपाल को नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत के केरुंग काउंटी में बाढ़ आने के बाद पानी ने तुरंत नेपाल की भोटेकोशी नदी तंत्र को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन नेपाल को इसकी सूचना स्थानीय लोगों से मिली, न कि चीन के आधिकारिक तंत्र से। नेपाल में यह भी सवाल उठाए गए कि क्या चीनी सीमा की तरफ से किसी भूवैज्ञानिक आपदा या फिर बांध या जलाशय से जुड़ी समस्या के कारण यह तबाही मची, जबकि इन आरोपों पर चीन का पक्ष भी सामने आया। चीनी दूतावास ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें फर्जी खबरें और भ्रामक करार दिया। बीजिंग का कहना है कि यह आपदा किसी बांध के टूटने से नहीं, बल्कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर या फिर बर्फ खिसकने यानी कि अवलांच से उत्पन्न हुई थी, जिसका उद्गम नेपाल की तरफ था या फिर अचानक हुई प्राकृतिक घटना थी। चीन ने यह भी कहा कि इस संकट के समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय राहत और बचाव कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। क्या नेपाल आफत के पीछे चीन का ही हाथ है? तो देखिए, सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन का चीन पर आरोप है कि तिब्बती पठार पर चीनी सरकार पर्यावरण की धज्जियां उड़ाने वाले प्रोजेक्ट्स चला रही है, जो कि आपदा के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। सीटीए की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि विकास का बहाना बनाकर चीन तिब्बत के बेहद संवेदनशील इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे तापमान भी दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। सीटीए की तरफ से यह भी कहा गया कि यह पूरी मानवता के लिए खतरा है। चीन द्वारा तिब्बत के अत्यधिक संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्रों में बनाए जा रहे विशाल डैम जैसे कि मेडोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर रक्षा और रणनीतिक विशेषज्ञ भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। चीन पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि नेपाल के स्थानीय मीडिया और पत्रकारों का आरोप है कि तिब्बत के केरुंग काउंटी में यह आपदा सुबह करीब 10:30 बजे, जो कि चीन के समय अनुसार है, आई थी, जिसके महज 45 मिनट बाद ही पानी नेपाल पहुंचा। चीन ने इसके बारे में नेपाल की सरकार को आधिकारिक रूप से पहले सूचित नहीं किया। नेपाल को इसकी भनक तब लगी जब सीमा पर स्थानीय लोगों ने पानी का बहाव देखा। हिमालय दुनिया की सबसे युवा और भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर पर्वत श्रृंखला है। मेडोग डैम साइट के ठीक नीचे पेजेन फॉल्ट जैसी सक्रिय भूकंपीय रेखाएं भी गुजरती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने संवेदनशील जोन में महाबांध का निर्माण एक इकोलॉजिकल टाइम बॉम्ब की तरह है। विशेषज्ञों का यहां तक कहना है कि भविष्य में इस पूरे इलाके में कोई बड़ा भूकंप या फिर ग्लेशियर ब्लास्ट होता है तो फिर चीनी बांधों में जमा अरबों क्यूबिक मीटर पानी एक ही झटके में नीचे बहेगा। इससे भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और पूरे बांग्लादेश में तबाही मच सकती है। अब बढ़ते हैं सबसे अहम लेकिन आखिरी सवाल की तरफ कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ की वजह क्या है। नेपाल चीन सीमा के पास आई बाढ़ की गुरुवार को साफ तस्वीरें भी सामने आ गई। इसके बाद वैज्ञानिकों को बाढ़ की वजह का अहम सुराग मिला। वैज्ञानिकों के मुताबिक तिब्बत सीमा के पास लांगटांग लेरुंग चोटी के एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया था। लेकिन सिर्फ ग्लेशियर टूटने से ही इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई है, बल्कि सैटेलाइट तस्वीरों में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि ग्लेशियर के नीचे पहाड़ की चट्टान का एक बड़ा हिस्सा भी ढह गया। इससे भारी मात्रा में बर्फ, चट्टान और मलबा घाटी में जा गिरा और तेज बहाव के साथ ही नीचे की ओर बह गया। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि ऊंचाई से गिरने के बाद मलबे की रफ्तार काफी ज्यादा थी। रास्ते में बर्फ पिघलती गई और पानी, कीचड़, चट्टानों और मलबे का बहुत बड़ा सैलाब बन गया। सैटेलाइट तस्वीरों में कई गांव अब कीचड़ और मलबे से ढके हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, इसके मुताबिक एक विश्लेषण हुआ और यहां पर यह कहा जा रहा है कि शायद आइस रॉक के मिश्रण का यह अवलांच था। इसके कारण बर्फ और चट्टानों का एक बड़ी मात्रा में मलबा भोटेकोशी नदी की सहायक नदी
लेंडे खोला में गिर गया। इसके बाद नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी का पानी गाद और बड़े बड़े पत्थरों को बहाकर नीचे की ओर ले आया। हालांकि बुधवार को ग्लेशियर के ढहने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक कारण जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि जब आप इन घटनाओं के पैटर्न्स को देखेंगे तो ऐसा ही लगता है। तर्क यह भी दिया जा रहा है कि पृथ्वी के गर्म होने से बर्फ पिघलेगी और ग्लेशियर सिकुड़ेंगे। कुछ पर्वतों को आंशिक रूप से थामे रखने वाली परमाफ्रॉस्ट यानी कि सदियों पुरानी मिट्टी भी गर्म हो रही है, पिघल रही है और खराब हो रही है। बहरहाल, नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद कई इलाकों में हालात अभी भी गंभीर हैं। बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने और सड़कों और पुलों के टूटने से राहत और बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। असली कारण क्या रहा, यह तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन साजिश की इस दुर्गंध में अगर थोड़ी भी सच्चाई हुई तो फिर पूरे इंसानियत के कत्ल के बराबर होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।